अब इजराइल गल्फ सुरक्षा सहयोग के बढ़ने का संकेत है कि इजराइल ने ईरान युद्ध के दौरान यूएई, जो अब्राहम समझौते का साझेदार है, में आयरन डोम बैटरी और आईडीएफ सैनिक भेजे। एक्सियोस के अनुसार यूएई में ये तैनाती प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की कॉल के बाद हुई, जब यूएई पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे थे। यूएई को क्षेत्र में ईरान ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया। उसे करीब 550 मिसाइल हमले और 2000 से ज्यादा ड्रोन झेलने पड़े। रिपोर्ट्स के अनुसार आयरन डोम ने आ रही दर्जनों मिसाइलों को रोका और ये पहली बार था जब इसे इजराइल व अमेरिका के बाहर तैनात किया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायम बोल जुड़े हैं, जो रेल में मिडिल ईस्ट व नॉर्थ अफ्रीका के विश्लेषक हैं। रायम, ये कदम कितना बड़ा है? इजराइल और अमेरिका के अलावा आयरन डोम सिस्टम अपनाने वाला ये पहला देश है। यूएई और इजराइल के बीच साझेदारी के लिए इसका असल मतलब क्या है? मुझे लगता है ये दोनों देशों के संबंधों में बड़ी उपलब्धि है। आंशिक रूप से यह आयरन डोम बैटरी की संवेदनशीलता के कारण है, जिसे इजरायली ऐसी जगह तैनात नहीं करना चाहेंगे जहां उस पर जासूसी, तोड़फोड़ या सीधे बड़े पैमाने पर हमला किया जा सके। तो ये अमीराती लोगों की इस प्रणाली को सुरक्षित रखने की क्षमता पर एक बड़ा विश्वास जताने वाला कदम है। साथ ही ये अमीराती लोगों का भी विश्वास है कि भविष्य में उनके हवाई क्षेत्र के लिए इजरायली वायु रक्षा प्रणाली सबसे उपयुक्त है। क्या यूएई को इजराइल से ये रक्षा प्रणाली लेने के लिए किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो खुद अमीराती लोगों से हो या क्षेत्र के अन्य खाड़ी या अरब देशों से? कुछ हल्की बयानबाजी हो सकती है, खासकर उन कार्यकर्ताओं से जो गाजा पट्टी में इजराइल की नीतियों और व्यापक ईरान युद्ध के कारण इजराइल को अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जोखिम यह है, और मुझे आज की तारीख में इसका पता नहीं है, अगर ईरानियों को इस घोषणा से पहले पता था कि आयरन डोम बैटरी वहां है, तो यह समझा सकता है कि उन्होंने एमिरेट्स को इतना ज्यादा निशाना क्यों बनाया। अगर उन्हें भी यहीं से पता चल रहा है कि एमिरेट्स में आयरन डोम बैटरी है, तो यह दिखाता है कि भविष्य में चाहे सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच तनाव हो, यूएई मुख्य निशाना बन सकता है। ये जानना रोचक होगा कि ईरान को पहले से पता था या उसे भी हमारी तरह अभी पता चला था। कुल मिलाकर ईरान के साथ इस युद्ध ने अमीरातियों के नजरिए या सोच को कैसे बदल दिया? क्या ऐसी संभावना है कि अन्य खाड़ी देश भी इजराइल के लिए यूएई के इस खुले समर्थन का अनुसरण कर सकते हैं? एमिरेट्स राजनीतिक रूप से एक समान नहीं है, जैसे अबू धाबी और दुबई में दिखता है। दुबई ईरानियों के प्रति हमेशा ज्यादा नरम और व्यावहारिक रहा है। अबू धाबी के लिए इससे ईरान के प्रति उनकी कठोर सोच और गहरी हो गई है। वे मानते हैं कि ईरान स्थायी क्षेत्रीय खतरा है और उसकी विचारधारा यूएई से बिल्कुल मेल नहीं खाती, और उन्हें ऐसे तरीके खोजने की जरूरत है जिससे वे न सिर्फ ईरान के प्रभाव और ताकत से खुद का सीधे तौर पर बचाव कर सके, बल्कि व्यवहारिक साझेदारों जैसे इजराइल के साथ मिलकर ईरान को कमजोर भी कर सकें। अब ये नजरिया पूरे खाड़ी क्षेत्र में साझा नहीं किया जाता। ये सबसे ज्यादा बहरीन में गूंजता है और निश्चित रूप से कुवैत के कुछ हिस्सों में भी। सऊदी अरब में भी कुछ लोग ऐसी दलीलें देते हैं, लेकिन उन सभी को ईरान की ओर से खतरे के अलग अलग स्तरों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में अभी यूएई ही है जो इस मामले में अपवाद है, जहां इजरायलियों के साथ इतनी गहरी साझेदारी है और ये सोच है कि आगे बढ़ते हुए उन्हें वाकई ईरानियों को कमजोर करना है। क्या आपको लगता है कि ये सही है जब हम सभी खाड़ी देशों को एक साथ समूहित करते हैं और उन्हें गल्फ कहते हैं, या हम यहाँ क्षेत्रीय गठबंधनों के मामले में कुछ अलग अलग विभाजन देख रहे हैं, खासकर इस युद्ध के बाद? अलग अलग अनुकूलन रणनीतियां हैं। अमीराती अमेरिकियों और इजरायलियों के साथ साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। दूसरी ओर सऊदी लोग पाकिस्तानियों की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना अब सऊदी अरब में तैनात है। ये समान जरूरतें हैं जिनसे वे ईरानी हमले से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अलग साझेदारों पर निर्भर होकर अलग जोखिम उठाते हैं। तो जैसे ही सऊदी पाकिस्तान की ओर रुख करते हैं, वे उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान के साथ पाकिस्तान की जमीनी सीमा भविष्य में सऊदी अरब के खिलाफ ईरानी आक्रामकता को रोकने में मदद करेगी। अमीराती इजराइल और अमेरिका को सबसे सक्षम सैन्य शक्ति मानते हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक को कमजोर करने का सबसे अच्छा तरीका है।